हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से यूकेपीएससी जेई का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें कि यूकेपीएससी में जो अभी जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी निकली है उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसके मॉडल पेपर डिस्कस करूँगा, जिसमें कि मैं आपसे हीट ट्रांसफर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया इज, अमोनिया का क्या होता है NH3। ठीक है, तो अमोनिया का जो है बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, -10.5 डिग्री सेंटीग्रेड, -30 डिग्री सेंटीग्रेड, -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड या -77.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अभी देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए नॉर्मली आपका ये वाटर के केस में है, ये सेल्सियस स्केल है और ये आपका फ़ारेनहाइट स्केल है। इसको F से डिनोट करते हैं और इसको डिग्री सेल्सियस से। ये जो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यहाँ पे, और फ़ारेनहाइट स्केल में जो है वो 212 फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मोस्ट एयर कूल्ड कंडेंसर आर डिज़ाइन टू ऑपरेट विथ अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड, 14 डिग्री सेंटीग्रेड या 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ज़्यादातर जो आपका एयर कूल्ड कंडेंसर होता है, ये एयर कूल्ड कंडेंसर है, वो कंडेंसर जो है वो कौन से टेम्परेचर डिफरेंस के लिए ऑपरेट करने के लिए डिज़ाइन होता है, तो वो होता है आपका 14 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है कि रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल द हीट इज एब्जॉर्ब बाय द एयर ड्यूरिंग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस या कांस्टेंट प्रेशर एक्सपांशन प्रोसेस। तो रिवर्स्ड ब्रेटॉन साइकिल में हीट जो है आपका वो एब्जॉर्ब होता है, तो किस केस में, पहले ग्राफ देख लीजिए। तो ये आपका ही पीवी डायग्राम है और ये आपका टीएस डायग्राम है रिवर्स्ड ब्रेटॉन साइकिल का। तो उसके केस में जो आपका हीट जो एब्जॉर्ब होता है वो होता है कांस्टेंट प्रेशर में एक्सपांशन प्रोसेस में। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपका हीट एब्जॉर्ब यहाँ से होता है और हीट रिजेक्ट यहाँ से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द रेशियो ऑफ सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस टू द इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस इज नोन एज ग्रेशॉफ नंबर, बायोट नंबर, स्टैंटन नंबर या प्रेंडल्ट नंबर। तो देखिए बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपका हीट ट्रांसफर का, हीट एंड मास ट्रांसफर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये जो रेशियो होगा आपका सरफेस कन्वेक्शन रेजिस्टेंस टू द इंटरनल कंडक्शन रेजिस्टेंस, ये है आपका बायोट नंबर का। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ अ इंसुलेशन फॉर अ स्फेयर इज, जो आपका क्रिटिकल थिकनेस कितना होगा अगर आप कोई स्फेयर बॉडी लेते हैं, मान लीजिए कोई स्फेयर बॉडी है, उसका अगर आपको क्रिटिकल थिकनेस मतलब ये बॉडी का एंड का जो होता है थिकनेस, इसको अगर आपको मेजर करना है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 2K/H0। तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये किसके केस में होगा, फॉर स्फेयर के केस में। वैसे ही आपका रेडियस के केस में, ट्राइंगल के केस में अलग अलग इसका वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द डिफरेंस बिटवीन ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्राई बल्ब डिप्रेशन, वेट बल्ब डिप्रेशन, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन या डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो देखिए डिफरेंस मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, तो इन दोनों का जो वैल्यू होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ड्यू पॉइंट डिप्रेशन इक्वल। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे बात कर अगर वेट बल्ब डिप्रेशन की बात करें तो वो क्या होता है, तो वो होता है जब आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर माइनस वेट बल्ब टेम्परेचर करेंगे तो वो इज इक्वल टू कहलाएगा वेट बल्ब डिप्रेशन। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा वेट बल्ब डिप्रेशन और ड्यू पॉइंट डिप्रेशन कैसे आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द रेफ्रिजरेंट हैज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर इन इवापोरेटर बिफोर एक्सपांशन वाल्व बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर या बिटवीन कंडेंसर एंड इवापोरेटर। तो बेसिकली जो आपका मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है बिटवीन कंप्रेसर एंड कंडेंसर के बाद, या फिर बोल सकते हैं कि कंप्रेसर के बाद जो टेम्परेचर आता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अब इसको ग्राफ के थ्रू जो आपका डायग्राम है, फ्लो डायग्राम, उसके थ्रू समझते हैं। तो ये आपका यूनिट है कंप्रेसर, ये है कंडेंसर, ये एक्सपांशन डिवाइस है और ये आपका इवापोरेटर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो रहेगा उसका स्टेज क्या रहेगा, वो आपका सुपर हीटेड वेपर रहता है और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेशर होता है। आपका कंप्रेसर से लेकर एक्सपांशन वाल्व तक ये वाला एरिया जो कहलाता है वो हाई प्रेशर जोन, और इसके बाद में आपका एक्सपांशन वाल्व से कंप्रेसर का जो इनलेट है, यहाँ ये वाला एरिया जो कहलाता है आपका लो प्रेशर जोन कहलाता है। तो ये कुछ बीच में दिया गया है सैचुरेटेड लिक्विड जोन में रहता है। उसके बाद में यहाँ पे लिक्विड वेपर मिक्सचर में ये सैचुरेटेड वेपर के केस में रहता है। तो ये इसका फ्लो डायग्राम हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि द कैपेसिटी ऑफ अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.3 TR, 1 टू 3 TR, 3 टू 5 TR या 5 टू 7 TR। TR मतलब होता है आपका टन, ठीक है। तो जो आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यानी कि जो घर में जो रेफ्रिजरेटर लगा रहता है उसका कैपेसिटी कितना होता है, तो वो होता है 0.1 टू 0.3 TR। ए करेक्ट आंसर होगा, ये आपका नॉर्मल रेफ्रिजरेटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द कंडीशन ऑफ रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज सैचुरेटेड लिक्विड, वेट वेपर, ड्राई सैचुरेटेड वेपर या सुपर हीटेड वेपर। तो देखिए सुपर हीटेड वेपर कब रहता है, तो ये आपका कंप्रेसर के बाद होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंडेंसर के बाद बोल रहा है, आफ्टर पासिंग थ्रू द कंडेंसर। तो जब कंडेंसर से ये पार करता है तब क्या कहलाएगा, तो ये आपका सैचुरेटेड लिक्विड कहलाएगा। यहाँ पे दिया है ना सैचुरेटेड या सबकूल्ड लिक्विड, तो आपका से ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि द लीकेज इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम यूजिंग फ्रीऑन इज डिटेक्टेड बाय हैलॉइड टॉर्च, सल्फर स्टिक्स, सोप एंड वाटर या ऑल ऑफ दिस। तो बेसिकली बोल रहा है कि जब कभी भी आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लीकेज आता है और आप जो वहाँ पर रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, F12 यानी कि फ्रीऑन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम उसको हैलॉइड टॉर्च से इंडेक्ट करते हैं, तो ए करेक्ट आंसर होगा। और आपका सल्फर स्टिक जो है वो किस केस में आता है, तो वो आपका NH3 यानी कि अमोनिया लीकेज जब कहेगा तो आपका सल्फर स्टिक यूज़ करते हैं। तो लीक डिटेक्शन जो है देखिए कुछ इस तरह से रहता है। हैलॉइड टॉर्च से कौन सा गैस निकलता है, तो गैस का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर रहता है, इस कलर का, ये ग्रीन कलर का रहता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हेन अल्फा इज एब्जॉर्प्टिविटी, बीटा इज रिफ्लेक्टिविटी एंड गामा इज ट्रांसपेरेंटिविटी, देन फॉर अ डाईथर्मोनस बॉडी। डाईथर्मोनस बॉडी का क्या होता है, तो डाईथर्मोनस बॉडी में जो है आपका एब्जॉर्प्टिविटी और आपका रिफ्लेक्टिविटी ये दोनों जो है मिला करके एक होता है और आपका ट्रांसमिसिबिलिटी 0 होता है, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि एन ऑर्डिनरी पैसेंजर एयरक्राफ्ट रिक्वायर ए कूलिंग सिस्टम ऑफ कैपेसिटी 2 TR, 4 TR, 8 TR या 10 TR। तो नॉर्मली जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होता है, जो नॉर्मल एरोप्लेन जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो आपका कूलिंग सिस्टम रहता है उसका कैपेसिटी कितना होता है, तो उसका 8 TR कैपेसिटी होता है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि इन एयर कंडीशनिंग ऑफ एरोप्लेन्स यूजिंग एयर एज अ रेफ्रिजरेंट द साइकिल इज यूज्ड इज रिवर्स्ड कार्नोट, रिवर्स्ड जूल, रिवर्स्ड ब्रेटॉन साइकिल या रिवर्स्ड ऑटो साइकिल। तो एयर कंडीशनिंग में जो हम एरोप्लेन यूज़ करते हैं, जो एरोप्लेन में नॉर्मली रेफ्रिजरेंट क्या यूज़ करते हैं, तो एज अ रेफ्रिजरेंट एरोप्लेन में हम एयर को यूज़ करते हैं, तो वो कौन से साइकिल पे काम करता है, तो वो आपका रिवर्स्ड ब्रेटॉन साइकिल पे काम करता है, ठीक है। इसमें बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि कांस्टेंट प्रेशर में आपका क्या होता है, हीट इनलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मॉइस्चर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम अ रेफ्रिजरेंट टू अवॉइड फ्रीजिंग एट एक्सपांशन वॉल, रिस्ट्रिक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन फ्लो, कोरोजन ऑफ स्टील प्लेट्स या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए जब कभी भी मॉइस्चर को हम रिमूव क्यों करते हैं, मान लीजिए आपका ये कंडेंसर है, ठीक है, ये कंडेंसर का ट्यूब्स है, इसमें अगर कहीं भी मॉइस्चर आ गया बीच में, ठीक है, तो मॉइस्चर आने से क्या होगा, सबसे पहले तो आपका जो फ्लो है वो फ्लो को रोक देगा, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा फ्लो में। उसके बाद में फ्रीजिंग एट द एक्सपांशन वॉल, जो आपका कंडेंसर से जब आपके एक्सपांशन वॉल में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, उससे भी क्या होगा, तो आपका जो फ्लो है, गैस फ्लो है, उसके अंदर में रेफ्रिजरेशन का जो फ्लो है, वो फ्लो जो है वो प्रभावित होगा। और ड्यू टू क्या, मॉइस्चर वाटर की वजह से क्या होगा, तो स्टील के साथ वो रिएक्ट करके कोरोजन क्रिएट करेगा। तो ऑल ऑफ दिस यानी कि डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसके लिए क्या करते हैं हम, उसको मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए ड्रायर का यूज़ करते हैं। ड्रायर जिसे हम ब्लोअर भी बोलते हैं, ब्लोअर के हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एयर डालते हैं, ड्राई एयर डालते हैं, हॉट एयर, जो कि आपके इसको वेंट करके इसको बाहर निकाल देता है मॉइस्चर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन गिव्स द हीट फ्लो फॉर इरेगुलर सरफेस, नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर सरफेस, 1 डायमेंशनल केसेस ओनली या 2 डायमेंशनल केसेस ओनली। तो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन जो है जब कभी भी आए तो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन हमेशा जो है वो आपका 1 डायमेंशनल केसेस ओनली के लिए यूज़ होता है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि द प्रोडक्ट ऑफ रेनॉल्ड नंबर एंड प्रेंडल्ट नंबर इज नोन एज स्टैंटन नंबर, बायोट नंबर, पैकलेट नंबर या ग्रेशॉफ नंबर। तो देखिए प्रोडक्ट मतलब क्या बोल रहा है कि मान लीजिए आपके पास में ये रेनॉल्ड नंबर है इंटू प्रेंडल्ट नंबर इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, तो वो इज इक्वल टू कहलाएगा पैकेट नंबर, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। बायोट नंबर हम पहले पढ़ चुके हैं, वो आपका क्या है, तो आपका रेशियो कहलाता है, किसमें, रेनॉल्ड नंबर टू रेजिस्टेंस नंबर में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 इज बेसिकली ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन फ्लेमेबल, ऑल ऑफ दिस। तो CO2 का कोई कलर नहीं होता, ऑर्डर वो भी दिखने में भी नहीं होता, और नॉन फ्लेमेबल यानी कि उसमें गैस है, वो आपका
उससे आग नहीं पकड़ता। तो ये तीनों करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द reduced ambient air cooling system has one cooling turbine and one heat exchanger, one cooling turbine and two heat exchanger, two cooling turbine and one heat exchanger, two cooling turbine and two heat exchanger। तो reduced ambient air cooling system जो होता है वो कैसा होता है? तो उसमें जो आपका होता है 2 कूलिंग टरबाइन होता है और प्लस आपका एक जो है आपका हीट एक्सचेंजर होता है। तो सी आपका वो करेक्ट आंसर होगा, 2 कूलिंग टरबाइन एंड 1 हीट एक्सचेंजर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द हीट ऑफ अ सन रीच टू अस अकॉर्डिंग टू कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या नन ऑफ दिस। तो देखिए सन का जो रेज है वो आपका अर्थ पे कैसे आता है? सन का रेज जो अर्थ पे आता है वो विद द हेल्प ऑफ किससे आता है? रेडिएशन से आता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। रेडिएशन में क्या होता है कि सन से जो आएगा ये आपका अर्थ तक, मान लीजिए ये अर्थ है, ये आपका सन है, तो इसके बीच में जो इंटरमीडिएट मीडियम होता है वो कभी भी क्या होता है? हॉट नहीं होता है। सोर्स उसका हीट रहेगा और आपका जो सिंक या फिर जो एंड मीडियम रहता है वो हीट होगा। बीच वाला मीडियम जो है वो हीटअप नहीं होता है। तो हीट ऑफ सन रीच अस अकॉर्डिंग टू रेडिएशन। वहीं बात करें कंडक्शन की तो वो किस में होता है? तो वो आपका मेटल में होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स आपका ट्रांसफ़र करते हैं। और कन्वेक्शन किस में होता है? तो वो होता है आपका वाटर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर द डिज़ाइन ऑफ डक्ट साइज इज द वेलोसिटी रिडक्शन मेथड, इक्वल फ्रिक्शन मेथड, स्टैटिक रीगेन मेथड, या ड्यूअल और डबल मेथड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपको इस वीडियो का फ्री में PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको जीके और करंट अफेयर्स और मैकेनिकल तीनों के नोट्स और आपको वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, एक बार चैनल पर विजिट कर लीजिए, टेलीग्राम पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब